नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा जन राष्ट्रवाद का विकास। स्कूल व्याख्याता के लिए जीके पेपर में फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में जो हिस्ट्री है जीके पेपर में, उसमें नया जुड़ा टॉपिक है। इससे ठीक पहले का टॉपिक 1858 से 1919 हमने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था। आपने वो क्लास देखी होगी ज़रूर, नहीं देखी तो आप देख लेना। लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट टॉपिक करवाया हुआ है। और इस क्लास में हम ये टॉपिक पूरा डीप गहराई से वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम देखेंगे और जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1919 से 1942। तो इसमें 1919 तक की वैसे जो घटनाएं थी वो हम पहले वाले क्लास में देख चुके हैं, जहां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वहां तक। अब ये जो काल है 1919 से 1942, ये मुख्यतः है गांधी जी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। तो गांधी जी के जो आंदोलन थे, जो घटनाएं थी गांधी जी से जुड़ी हुई, वो हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा और भी जो घटनाएं घटी है इस दरमियान, वो भी हम देखेंगे। वैसे केवल गांधी जी के बारे में भी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो वो पूरा डीप मैंने पढ़ा रखा है गांधी जी के बारे में, वो भी आप देख लेना। अब इसमें मुख्यतः जो घटनाएं आने वाली है, पहले हम अगर सरसरी नज़र से देखें कि भी क्या क्या चीज़ें आएगी, तो जैसे एक तो गांधी जी के आंदोलनों की शुरुआत होती है 1917 से। सबसे पहले चंपारण, उसके बाद में फिर 1918 में जो अहमदाबाद है, फिर खेड़ा सत्याग्रह है, ये हो गए। फिर 1919 में जो रोलट एक्ट है वो आ जाएगा। फिर 1920 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है वो, तो मुख्यतः उसके जो दो प्रस्ताव थे, एक तो कलकत्ता में जो है पहले हुआ, उसके बाद में नागपुर में हुआ। तो उन सम्मेलनों के कौन कौन अध्यक्ष थे वो देखेंगे। उसके बाद में 1922 में असहयोग आंदोलन जो है वो रद्द कर दिया गया था, बारदोली में मीटिंग हुई थी, उसकी घटना हो जाएगी। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें सी आर दास है और जो नेहरू जी है, मोतीलाल नेहरू। तो उन्होंने जो है वो इस पार्टी की स्थापना की थी, और इस पार्टी ने फिर 1925 में जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने अच्छी खासी सीटें भी जीती, और केंद्रीय असेंबली में जो है पटेल जो है, सरदार पटेल, उनके बड़े भाई विट्ठल जो पटेल है वो उसमें अध्यक्ष बने। तो वो घटनाएं हम देखेंगे। उसके बाद में जैसे 1928 साइमन कमीशन, उसका विरोध वो आ जाएगा। 1930 में फिर पुनः गांधी जी का आंदोलन आ जाएगा, सविनय अवज्ञा। फिर 1932 जो पूना पैक्ट था उसके बारे में हम देख लेंगे। उसके अलावा कुछ और घटनाएं बीच में घटी वो। फिर 1935 का अधिनियम, हालांकि मैं यहाँ नहीं पढ़ना, वो पॉलिटिकल का टॉपिक है, वो अलग से एक बड़ा टॉपिक आ जाता है। परंतु सरसरी नज़र से कि भाई ये अधिनियम जारी हुआ, उसके तहत चुनाव हुए, और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो उसके विरोध में इन्होंने त्यागपत्र दिया, तो वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद में 1940 में जैसे अगस्त प्रस्ताव है उसका, कि भाई कौन था वायसराय, लिनलिथगो उसके समय। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, वो देख लेंगे मार्च में। अगस्त में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, तो उसमें कुछ नेता भूमिगत थे, कौन सा ऑपरेशन हुआ, गांधी जी को किस जेल में रखा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे वो आरपीएससी का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें लगभग देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 1942 तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम क्रम से व्यवस्थित तरीके से देखेंगे, जिससे कि आपके, मेरा पूरा प्रयास है कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से कवर हो जाएगा, ये इसमें मेरा प्रयास रहेगा। तो काफ़ी डीप जो है गहराई से हम इसको पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो क्लास आप आराम से देखेंगे, मैं ट्रिक से आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा कि भाई आपको ट्रिक से इसी क्लास में आपको याद करवा दूं। और ये जो पीडीएफ है इसकी, ये आपको मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है। ये ब्लैक बैकग्राउंड में भी और वाइट में भी शॉर्ट करके, ताकि 4-5 पेज में ही आ जाए और आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सको। एक क्लास और लूँगा मैं इसी टॉपिक की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कि ये चीज़ें रिविजन हो जाएगी आपके। तो ये जो कालखंड है 1919 से 1942,
इस कालखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुद्धिजीवियों और उच्च वर्गों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि पहले जो कांग्रेस में उदारवादी युग था जो मुख्यतः 1905 तक ही था, वहाँ तक और उसके बाद भी केवल जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे वही कांग्रेस पार्टी और आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने इसे जन आंदोलन बना दिया, आम आदमी, किसान, मजदूर, गरीब उनका भी बना दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई हथियार की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अहिंसा का हथियार है, हाथ में कोई लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, निहत्थे जाना है, पुलिस पीटे तो मार खानी है, जेल में ठूंसे तो जेल में जाना है, परंतु हमें अहिंसक तरीके से विरोध करना है गलत का, तो जिसे कहा गया सत्याग्रह है। और गांधी जी ने जब बनारस यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था तभी उन्होंने कहा था 1916 में कि भाई हम यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु किसी ने भी श्रमिक की, मजदूर की, किसान की बात नहीं की। तो इस प्रकार से उन्होंने मुख्यतः जो आंदोलन था आज़ादी का उसको गांव तक, आम आदमी तक उसको पहुंचाया। तो बुद्धिजीवी और उत्सवों को सीमित नहीं, आम जनता जिसमें किसान आ गए, मजदूर आ गए, महिलाएं आ गई, छात्र भी आ गए। जिस बड़ी संख्या में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी उसमें भाग लिया। तो गांधी जी का उदय और प्रारंभिक क्षेत्रीय प्रयोग। अब आपके टॉपिक वैसे गांधी जी अलग से भी है, तो गांधी जी का जो पूरी डिटेल है, उनकी किताबें, जन्म से लेके विदेश में शिक्षा से लेके उनकी मृत्यु तक, वो एक अलग से विस्तार से बड़ी क्लास है 1.5-2 घंटे की, वो पढ़ा रखी है। क्योंकि अब नए वाले टॉपिक मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, पहले जो टॉपिक थे वो एप्लीकेशन में है, तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है यस गुरु, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। 15-20 क्लास में ही वो कंप्लीट है सारा मैटर पूरा। तो सबसे पहले हम गांधी जी के थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं कि गांधी जी ने शुरुआत की किसी आंदोलन की भारत में। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आ गए थे 1915 में, 1 साल वो यहाँ भ्रमण किया। उनके राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, और 1917 से उन्होंने शुरुआत की। तो 1917 आप याद रखना, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह है, तो ये बिहार में हुआ। और मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था 3 कठिया पद्धति। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, 3 कठिया। तो 3 कठिया में 3 शब्द आ रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। 3/20 का मतलब क्या हो गया? 3/20 गुणा 100, मतलब ये हो गया कि 15% भाग के ऊपर, मान लीजिए किसी किसान के पास में इतना खेत है, ये 100 बीघा, तो 15 बीघा में उसको नील उगानी अनिवार्य थी। नील क्या है? यूरोप में जाती थी, और नील आप देखते होंगे घरों में जो पहले कलर होता था वाइट, उसमें वो नील मिला के, या कपड़ों में भी नील वगैरह डाली जाती थी। आजकल तो बहुत सारे सिंथेटिक कलर आ गए। तो नील जो है वो विदेशों में एक्सपोर्ट होती थी। किसानों की क्या समस्या थी? नील की खेती अगर खेत में कर ली फिर वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। अब अकाल वगैरह अगर पड़ता है तो भी वो कोई अनाज के रूप में काम आनी नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनको ये बाध्य करते थे। इससे किसान परेशान थे। तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और गांधी जी को बुलाया। तो गांधी जी वहाँ गए, और गांधी जी ने जो है पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा क्या होती है? विनय के साथ, पोलाइटली, आज्ञा नहीं मानना। जैसे मान लो अंग्रेज अफसर ने कहा कि ये काम करो, तो उन्होंने, एक तो होता है कि हाथापाई करें, लड़ाई करें, एक है कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, आपको जो करना कर लीजिए, जो सज़ा देनी दे दीजिए, ये गलत है हम तो नहीं करेंगे। तो इसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता और आप अन्याय का विरोध भी करते हैं। ये प्रणाली कहलाती है सविनय अवज्ञा। और गांधी जी ने भारत में पहला प्रयोग सविनय अवज्ञा का चंपारण में किया था, ध्यान रखना। तो गांधी जी ने किसानों से कह दिया कि आप मना कर दो, आप खेती नहीं करेंगे। तो अंग्रेज जो थे उनके ऊपर जमींदार, और वो फिर घबरा गए कि इतना बड़ा नेता आया है, तो फिर उन्होंने बात मान ली। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और आता है कि भाई किसने बुलाया था गांधी जी को? तो राजकुमार शुक्ल बिहार के जो है वहाँ नेता थे, उन्होंने, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। और यहीं पर फिर आगे जाकर गांधी जी की जो है राजेंद्र प्रसाद जी से भी मुलाकात हुई थी, जो उनके लाइफ टाइम फिर उनके शिष्य रहे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अहमदाबाद अगला आंदोलन गांधी जी का 1918। गुजरात, मुद्दा क्या था? प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बीमारी फैली हुई थी,
उसका बोनस मिलना था। मिल मालिक कह रहे थे कि कम देंगे, मजदूर कह रहे थे कि ज़्यादा दो। तो बात नहीं बनी। गांधी जी गए कि भाई चलो क्या बात है देखते हैं। तो गांधी जी ने वहाँ भूख हड़ताल कर दी कि भाई जब तक बात नहीं मानेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, न खाना न कोई और। तो इसे कहते हैं भूख हड़ताल, खाना नहीं खाना। तो इससे क्या होता है, एक मानसिक दबाव पड़ता है जो सामने वाला है इसमें। तो फिर जो है वो उन्होंने बात मान ली और मज़दूरों को बोनस मिल गया। तो ये अहमदाबाद मिल और अनुसुईया बेन ने यहाँ पे सहयोग किया था। अनुसुईया बेन, बेन यानी ये जो गुजराती शब्द है बहन का ही शब्द है ये, बेन अपभ्रंश। तीसरा है खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में गुजरात में ही हुआ। मुद्दा क्या था, फसल बर्बाद हो गई थी अकाल से और से, उसके बावजूद लगान वसूली जारी रखी। तो किसान परेशान थे और गांधी जी गुजरात गए थे। गांधी जी को बुलाया कि भाई आप आओ और हमारी समस्या का समाधान करो। तो गांधी जी गए और गांधी जी ने कहा कि असहयोग, सहयोग नहीं करना है। सहयोग कैसे, कि भाई कोई भी काम है तो भारतीयों के सहयोग से ही हो रहा है। अब मिल में जैसे मान लो मजदूर काम कर रहे हो, खेत में मजदूर काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो कहा कि आप काम मत करो, काम नहीं करोगे काम रुक जाएगा। तो उसे कहते हैं असहयोग, कि सहयोग नहीं करना है, अगले की व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो असहयोग का अभी ये पहला प्रयोग था गांधी जी का। सविनय का पहला प्रयोग चंपारण में, असहयोग का पहला प्रयोग खेड़ा में। और वल्लभ भाई पटेल इसी आंदोलन में गांधी जी से जुड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गांधी जी के शिष्य थे और भारत के पहले गृह मंत्री बने थे, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। उनकी मुलाकात गांधी जी से खेड़ा में हुई थी। तो यहाँ से एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, फैक्ट बन रहे हैं, आप ध्यान रखना। अब इन तीनों को याद रखना है तो आप एक ट्रिक याद रख लें कि चंपा नाम है किसी का, चंपा अहमदाबाद में खड़ी है। चंपा अहमदाबाद में खड़ी है। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तो ये आपको याद रह जाएगा इससे कि ये तीन आंदोलन थे गांधी जी के शुरुआत के। उसके बाद में एक आंदोलन आया खिलाफत और एक आया असहयोग। खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत शब्द, खिलाफत उससे नहीं बना विरोध से, खिलाफत शब्द बना है खलीफा से, खलीफा। तो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में। उसमें तुर्की अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ब्रिटेन के, और तुर्की में एक खलीफा नाम का पद हुआ करता था जो इस्लामी जगत का सबसे बड़ा माना जाता था, सबसे मुखिया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इस पद को हम समाप्त करेंगे और तुर्की में हम लोकतंत्र लाके चुनाव करवाएंगे, लोकतांत्रिक बदलाएंगे। तो विश्व भर के मुसलमानों ने इस खलीफा के पद को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया वो कहलाता है खिलाफत आंदोलन। भारत में भी चला। तो गांधी जी ने कहा कि भी एक अच्छा अवसर है जब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ आ सकते हैं और साथ आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो एकजुट हो सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन भारत में चला 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की की हार हो गई और खलीफा के पद को बचाने के लिए भारत में दो प्रमुख नेता थे, भाई भाई थे, जिनको कहते हैं अली बंधु, बंधु यानी भाई। एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली, इसलिए इन दोनों को जॉइंट में बोलते थे अली बंधु। तो ये प्रमुख नेता थे। इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और गांधी जी ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप फिर हमारा सपोर्ट करो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में। तो डील हो गई और 1919 में नवंबर में एक अखिल भारतीय स्तर का खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया और उसके अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। तो ये एक गांधी जी के लिए भी एक बड़ा उस समय के लिए था कि वो आए थे शुरुआत में और राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, खिलाफत। अब अगला कदम आता है असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी ने ये कहा कि भाई अंग्रेज़ लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं तो भारतीयों के सहयोग से कर रहे हैं। भाई पुलिस है वो भारतीय लोग है, वकील है वो भारतीय है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भारतीय है, कर्मचारी है वो भारतीय है। अगर सारे लोग ये सहयोग करना बंद कर दें, बच्चे स्कूल नहीं जाएं, कोई तहसील में नहीं जाएं, वकील कोर्ट में नहीं जाएं, तो अंग्रेज शासन चलाएंगे किसके भरोसे, कैसे चलाएंगे? वो तो इतनी संख्या में है नहीं, वो तो केवल बड़े अफसर है, तो वो चला नहीं पाएंगे। तो कहा कि इससे गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों की जड़ें हिल जाएगी और कहा 1 साल के भीतर स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको 1 साल के भीतर जो है स्वराज दिला दूंगा।
यहाँ एक बात ध्यान रखना, अभी तक पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी कि अंग्रेज़ों को पूरी तरह से यहाँ से भगा देंगे और हम राज करेंगे। उस समय तक ये था कि स्वराज यानी कि अंग्रेज यहाँ पे रहेंगे, औपनिवेशिक स्वराज मिलने वाला है कि अंग्रेज यहाँ बैठे हैं कोई बात नहीं, वो केवल विदेश नीति या युद्ध के मामले देखेंगे, बाकी सारा मामला जो है शासन है वो भारतीय चलाएंगे। तो औपनिवेशिक स्वराज तक का ही सपना था। पूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में आई थी, ये बात आप ध्यान रखना। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग के लिए 2 अधिवेशन हुए। वे गांधी जी स्कीम लेकर आए तो कांग्रेस के जो नेता थे उनको थोड़ा अजीब लगा कि भाई क्या पता ये कल को फेल हो गई इस योजना, तो उल्टा दांव नहीं पड़ जाए कहीं, तो थोड़ा विरोध हुआ। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का एक तो सम्मेलन होता था हर साल, जिसे कहते हैं वार्षिक अधिवेशन, और एक कई बार विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिवेशन होता था। तो कांग्रेस का पहले एक विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में सितंबर 1920 में। उसमें ये प्रस्ताव रखा गया, गांधी जी ने कहा कि भाई देखो ये इस प्रकार से मैं एक आंदोलन चलाना चाहता हूँ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आंदोलन की बात ज़्यादातर लोगों ने मान ली, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं की कि भाई नहीं हमारे तो ये नहीं जच रहा, हमें ये मामला जच नहीं रहा। तो असहयोग का प्रस्ताव रखा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया कि भाई कल को ये मामला फेल हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो CR दास जो है, इनका पूरा नाम था देश बंधु, इनकी उपाधि थी। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई देश बंधु किसकी उपाधि थी? तो देश बंधु CR दास की थी। CR यानी चित्त रंजन, C का मतलब हो गया चित्त, R यानी रंजन, चित्त रंजन दास जो एक बड़े नेता थे। ये कह रहे थे कि असहयोग से काम नहीं चलेगा। असहयोग का मतलब तो भागना हो गया। हम तो 1919 की जो था अधिनियम, उसमें विधानसभा चुनाव में भारतीयों को मौका मिला है, तो हम तो विधानसभा में जाएंगे और वहाँ अंदर जाके अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे और पक्ष में कानून पारित करवाएंगे। तो ये इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, बड़े वकील थे, इन्होंने भी विरोध किया। तो आप ध्यान रखना, पहले कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष का भी प्रश्न आता है। तो देखो कलकत्ता को अभी मैं ट्रिक से और याद करवा दूंगा आपको। दूसरा हुआ नागपुर अधिवेशन, वो हुआ 3 महीने बाद दिसंबर 1920 में। इसके अध्यक्ष थे C विजय राघवाचारी। विजय, इसमें क्या है, विजय हो गई, गांधी जी ने कहा और उसको प्रस्ताव को मान लिया। ये हुआ वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, नागपुर में, महाराष्ट्र में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बदलाव भी हुआ, ये भी आप ध्यान रखना। पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनी अलग अलग प्रांत में, और कांग्रेस का लक्ष्य था शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना। और इसी में असहयोग का प्रस्ताव है वो भी पारित हो गया कि ठीक है गांधी जी आप असहयोग आंदोलन शुरू कर दो। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वैसे शुरू कर दिया था, अगस्त में ही ये मान लिया जाता है, और फिर वो यहाँ से वैधानिकता और मिल गई, भाई कांग्रेस पार्टी का सहयोग और मिल गया। वैसे गांधी जी तो कहते थे कि मुझे कोई ज़्यादा सहयोग की सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था कि भाई मैं भारत की बालू से भी यानी मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ। दूसरी बात, गांधी जी पूरे लाइफ में कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष रहे, 1924 में बेलगांव में। तो अब ये आपको 2 याद रखने हैं, आप इसकी ट्रिक याद रख लेंगे। काला नाग, काला नाग होता है ना सांप, ये आप ऐसे देख लो कि ये सांप है, काला नाग है। तो पहले कलकत्ता और फिर नागपुर, असहयोग आंदोलन इन 2 में पहले यहाँ पे बात हुई, फिर यहाँ पे हो गई। ये विशेष अधिवेशन था, ये वो था। काला लाला, काला लाला तो कलकत्ता में थे लाला लाजपत राय, और नागपुर में थे विजय राघवाचारी, विजय हो गई थी। तो अध्यक्ष का पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन हो गया, आंदोलन चला, बड़े जोश खरोश से चला। आंदोलन के बारे में हमने विस्तार से अलग क्लास में पढ़ा है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे इसमें विस्तार से। फिर भी आपको ध्यान में रहे कि उसमें एक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम था, जिसमें स्वदेशी स्कूल वगैरह खोलना, और एक था बहिष्कार वाला कार्यक्रम जिसमें विदेशी वस्त्रों का और जितनी भी संस्थाएं उनका बहिष्कार किया गया। बड़े जोश खरोश में थे लोग। इतने में क्या हुआ कि एक घटना घट गई, चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922।
यानी 20 दिसंबर में लगभग शुरू हुआ, 21 साल भर चला बड़े जोश खरोश से। 22 की शुरुआत में फरवरी में एक घटना घट गई कि लोग विरोध कर रहे थे, तो पुलिस कर्मियों ने कोई हवाई फायर कर दिया, तो लोगों को लगा गोली चला दी, लोगों ने थाने को घेर लिया और बाहर से आग लगा दी। अंदर जो थानादार और पुलिस वाले थे वो जलकर मर गए। तो इससे एक बहुत बड़ी जो है अफरा तफरी सी मच गई और गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो आंदोलन हिंसक हो रहा है। गांधी जी ने तुरंत जो है मीटिंग बुला के आंदोलन को बंद कर दिया। तो गोरखपुर में, यूपी में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, वहाँ पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और थानादार सहित 22 थे कुल पुलिसकर्मी मारे गए। 1922 की घटना है। 22 पुलिसकर्मी। 5 फरवरी गांधी जी तक बात पहुंची। गांधी जी ने तुरंत एक सप्ताह के अंदर अंदर 12 फरवरी को आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी। गांधी जी उस समय गुजरात में थे, बारदोली में। बारदोली का आगे हम पढ़ेंगे, सत्याग्रह है, गुजरात में है और बारदोली में ही सरदार पटेल ने जो है वो आंदोलन किया था आगे 1928 में। तो बारदोली में प्रस्ताव लिया फटाफट, जो कुछ 5-10 नेता थे उनके सामने बैठ के कि भाई हम आंदोलन को वापस लेंगे। तो आंदोलन वापस ले लिया। अब ये वापस लेने से क्या हुआ कि अचानक लोगों ने डंडे खाए, लाठियाँ खाई, अपनी नौकरियाँ छोड़ दी, घर बैठ गए, बच्चों ने स्कूल छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दी और लोग एक बड़े उत्साह में थे कि भाई अब जो है कुछ होने वाला है बड़ा। और अंग्रेज भी बड़े घबराए हुए थे कि क्या करें। परंतु उसी समय ये घटना हुई, आंदोलन वापस ले लिया, जिससे लोगों में बड़ी निराशा हुई और गांधी जी के प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ। और सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता है, वो भी गांधी जी से नाराज हुए, उनको निराशा हुई और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नाराजगी हुई और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। अब आती है अलग पार्टी, कांग्रेस से नाराज होके स्वराज पार्टी आती है कि एक नई पार्टी बनी स्वराज, और रचनात्मक कार्य गांधी जी ने शुरू कर दिए। गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और कहा कि वे अब समाज सेवा करेंगे और जो जातिगत भेदभाव है उसको दूर करेंगे, कुरीतियों को दूर करेंगे। तो 1922 से 27 तो असहयोग आंदोलन के बाद में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। एक तो हो गई परिवर्तनवादी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इनका मानना था कि विधान परिषद जो है, यानी जैसे अपने होते हैं ना MLA के चुनाव, उस तरह से उस टाइम में चुनाव होते थे। तो जो विधान परिषदें हैं, कहा कि वहाँ हम जाएंगे, उसमें भाग लेंगे, चुनाव में लड़कर अंदर से सरकार के कामकाज उसमें बाधा डालेंगे और लोगों का ध्यान खींचेंगे। तो इन्होंने चुनाव लड़े और इनकी पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीती। 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी, 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ, 23 में स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, अध्यक्ष CR दास थे, ध्यान रखना, सचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो इस पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें हासिल की, परंतु एक घटना घट गई। 1925 में जो है वो CR दास की मृत्यु होने से फिर पार्टी जो है वो थोड़ी डाउन चली गई। 1925 में एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट बनता है। विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल के बड़े भाई थे, प्रसिद्ध वकील थे। हालांकि दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद था, जैसे ये CR दास की टीम के थे और सरदार पटेल गांधी जी की टीम के थे। तो विट्ठल भाई पटेल, ध्यान रखना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो केंद्रीय जो विधानसभा थी, वही जिसमें भगत सिंह ने बम फेंका था, वही केंद्रीय विधानसभा, जैसे आजकल संसद है उस तरह से। तो उसके अध्यक्ष, जैसे आज ओम बिरला है, उस टाइप से, तो उस टाइप से पहले अध्यक्ष भारतीय बनने वाले थे विट्ठल भाई पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरे टाइप के लोग थे अपरिवर्तनवादी। उन्होंने कहा कि नहीं, असहयोग आंदोलन ठीक था और जो हुआ सही हुआ, गांधी जी ने सही किया है, आंदोलन हिंसक हो गया था, हिंसा बर्दाश्त नहीं है और इस तरह से मारकाट बर्दाश्त नहीं है। मारकाट अगर होगी तो अंग्रेज दमन भी कर देंगे और जो है इससे आंदोलन सफल नहीं होगा और ऐसी आज़ादी चाहिए भी नहीं जो हिंसा के बल पर हो। तो इस प्रकार से ये सारे गांधीवादी थे, जिसमें C राजगोपालाचारी, C का मतलब हो गया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये जो है आगे तक रहे गांधी जी के सहयोगी। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू,
आदि जो है गांधी जी के रचनात्मक कार्यों ये इनके सहयोगी थे। और गांधी जी ने अब कहा कि भाई अब रचनात्मक कार्य करेंगे, जैसे सभी चरखा चलाओ और घर पे ही सूत बनाओ, धागा बनाओ और अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर मत रहो, स्वदेशी को अपनाओ। दूसरा कहा खादी अपनाओ, ये चरखे से खादी बनेगी, छुआछूत को हटाओ। इस प्रकार से उन्होंने इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया और 1930 तक वो 5-6 साल इसी पे काम करते रहे। कुछ समय जेल भी रहे, जेल में डाल दिया था, फिर वापस छोड़ दिया। 1924 में गांधी जी बेलगांव में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वार्षिक, उसके अध्यक्ष बने और कोई खास इसमें घटना आती नहीं है। फिर आती है घटना 1927। अंग्रेज़ों ने 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए थे, उनकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और ये कहा कि अभी अब जाओ देख के आओ भारत में क्या चल रहा है और भारतीयों की क्या स्थिति है, क्या उनको कुछ स्वराज दिया जाना चाहिए, देख के आओ उनको। तो 7 लोग अंग्रेज आए, सातों ही अंग्रेज थे, भारतीय कोई था नहीं। तो भारतीय नेताओं ने विरोध किया कि सारे के सारे अंग्रेज है, गोरा है, ये श्वेत है, केवल श्वेत कमीशन है, गोरों का कमीशन है। जब तक कोई भारतीय नेता इसमें नहीं है तो भारतीयों की स्थिति के बारे में कैसे जो है पता चलेगा। तो सभी भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। तो साइमन कमीशन 1927 में स्थापित हुआ, 1928 में भारत आया। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज थे। ठीक है, तो कांग्रेस जो है उसका उसी साल मद्रास में अधिवेशन हुआ 1927 में। अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। उस कांग्रेस सम्मेलन में तय हुआ कि भाई हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, भारत में घुसेगा तो कोई बात नहीं, काले झंडे दिखाएंगे, विरोध के नारे लगाएंगे और कहेंगे साइमन गो बैक, वापस जाओ वापस जाओ, और हम कोई प्रकार का इसका सहयोग नहीं करेंगे, पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लाहौर में भी विरोध हुआ ज़बरदस्त और लाला लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे थे विरोध की। तो पुलिस ने मौके का फ़ायदा उठाया, कहा लाठीचार्ज कर दो। तो लाठीचार्ज के बहाने से लाला जी के ऊपर बहुत भयंकर प्रहार हुए और लाला जी घायल हो गए। कुछ समय बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। तो लाला जी ने उस समय कहा भी था जब वो बीमार थे कि मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य का जो ताबूत है भाई जिसमें उनको दफनाया जाएगा, उसके ऊपर एक एक कील साबित होगी। तो ये कथन जो है लाला जी का ही है। और लाला जी की जो लाठीचार्ज हुआ, सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया था, उसकी हत्या के बदले के लिए भी भगत सिंह ने जो है वो ठाना था, कसम खाई थी। तो ये साइमन कमीशन की बात हो गई। साइमन कमीशन गो बैक, ये नारे लगाए गए। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अध्यक्षता किसने की, कितने सदस्य थे, श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है, कहाँ विरोध किया, लाहौर में, लाला जी, और बहुत सारी हर एक एक लाइन से एक एक पर्सन 2-2 पर्सन बन रहे हैं, तो आप याद रखना। तो 27 और 28 की बात हो गई। अब 1928 में ही ये एक चैलेंज हो गया कि भाई भारतीयों, अंग्रेज़ों ने कहा कि भारतीयों को कोई संविधान वगैरह बनाना आता नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, हमारे कमीशन का विरोध किया है। तो मोतीलाल नेहरू के लिए एक चैलेंज बना कांग्रेस पार्टी के लिए और इनके लिए। इन्होंने कहा कि भाई हम अपना एक संविधान बनाकर दिखाएंगे, एक भाई अपनी कुछ प्रस्ताव रखेंगे, और जो है उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। तो यहाँ नेहरू रिपोर्ट ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुई और वो अंग्रेज़ों को सौंपने के लिए उसमें मांग रखी गई कि भारत को डोमिनियन स्टेट, कि भी औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। मतलब समझ गए आप कि अंग्रेज भले यहाँ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाकी शासन सारा का सारा भारतीय चलाएं, वो नाम मात्र के लिए बैठे रहो भले। तो उसे कहा गया है डोमिनियन स्टेट। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया था, जो 1919 में मुस्लिमों को, 1909 में मुस्लिमों को और 1919 में सिखों को और ईसाइयों को जो अलग निर्वाचन दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई ये तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, मैं इसे नहीं मानता।
उन्होंने कहा कि भाई हम अलग कुछ ले रहे हैं, अलग आपको दे रहे हैं। तो जिन्ना ने अंग्रेज़ों को अपनी अलग मांगे रखी, 14 सूत्री मांगे रखी कि ये लिस्ट पकड़ो हमारी और ये हमारी मांगे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस पार्टी के बीच में थोड़ी दूरियाँ तेज़ी से बढ़ने लग गई। अभी आता है इम्पोर्टेंट लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929, ये आप याद रखना जरूर, दिसंबर 1929। इसमें अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट दे रहे हैं, पिताजी। 1929 में पुत्र है जवाहरलाल नेहरू, वो अलग काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से पहले अलग हो गए थे स्वराज पार्टी में। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे 29 में 11 जोड़ लो 30, 40 साल के थे। तो एक युवा अध्यक्ष बने और ये निर्णय लिया गया कि डोमिनियन स्टेट नहीं चलेगा, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी स्वतंत्रता। तो ये लक्ष्य घोषित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929, सोचो आप कि 1929 का लास्ट साल का लास्ट दिन 31 दिसंबर, ठीक है, जिस दिन लोग सामान्यतः नए साल का स्वागत करते हैं। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में, यानी जब नया वर्ष लग गया था 1930 को, रावी नदी के किनारे, प्रश्न बनता है यहाँ से, किस नदी? रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया भारत का। और ये तय हुआ कि अब आगे जो 26 तारीख आ रही है ना 1930 की, उस 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भले अंग्रेज यहाँ है परंतु हम मनाएंगे और उनको हम जल्द ही यहाँ से विदा करेंगे। तो 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तभी आपको ध्यान में होगा कि 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। भले ही वो बन पहले ही गया था, नवंबर में बन गया था 1949 में, पर लागू हुआ 26 जनवरी को। तो इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट आ जाता है। उसके बाद में अगला आंदोलन आता है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो सविनय यानी विनय के साथ में, पोलाइटली, अवज्ञा यानी आज्ञा नहीं मानना आंदोलन। तो इसमें भी वही बात है गांधी जी की कि भाई हमें जो अंग्रेज़ों के आदेश है उनको मानना नहीं है। ठीक है, तो भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज शासन कर रहे हैं यहाँ पे, और भारतीय लोग अगर अपना सहयोग करना बंद कर देंगे और उनके आज्ञा मानना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जो है वो अंग्रेज़ों की शासन की जड़ें उठ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम कानून तोड़ेंगे। हालांकि बड़े कानून को तोड़ने से बड़ा जुर्म होता है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई कानून तोड़ेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता प्रभावित हो और जनता के हित उससे जुड़े हुए हो, जनता को फ़ायदा हो। तो गांधी जी ने पहले आंदोलन से पहले बातचीत की, किससे? वाइसराय से। वाइसराय कौन था उस समय? लॉर्ड इरविन। तो इरविन से बातचीत की इन्होंने और इरविन के सामने 11 मांगे रखी। तो ये आप याद रखना, 1 और 1 11। तो 11 सूत्री मांगे रखी इरविन के सामने, पर्ची पकड़ाई कि भाई ये हमारी मांगे हैं। क्या था उसमें कि भाई नमक जो है, नमक वो हर भारतीय की आवश्यकता है, हर इंसान को चाहिए नमक। और नमक वैसे आसानी से उपलब्ध था, समुद्र के किनारे लोग बना सकते थे, परंतु कानूनन बना नहीं सकते थे। जुर्म था, अंग्रेज़ों से लाइसेंस लेना पड़ता था और अंग्रेज़ों ने उस पर टैक्स लगा रखा था जो कि ज़्यादा था। इस वजह से नमक महंगा पड़ता था। तो गांधी जी ने कहा कि नमक के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हैं उसको कम करो और नमक बनाने की इजाज़त दे दो या तो फिर। तो एक तो नमक पर कानून कम करना, उसके अलावा कुछ और मांगे थी जो कि सामान्य मांगे थी। तो ये 11 सूत्री मांगे उन्होंने रखी, परंतु इरविन ने साफ साफ मना कर दिया उसको मानने से। तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, रोटी, परंतु बदले में मुझे मिला पत्थर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शब्द किसके थे? गांधी जी के थे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, आपने हमारी मांगों को तो फाड़ के फेंक दिया, अब मैं आंदोलन करूंगा। तो इरविन ने कहा कर लो। तो अब गांधी जी ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? वो गांधी जी रहते थे गुजरात में साबरमती आश्रम में। वहाँ से उन्होंने प्लान बनाया कि यहाँ से कुछ दूर आगे समुद्र का किनारा है दांडी, वहाँ चलेंगे पैदल। पैदल क्यों चलना? डेली पैदल चलना, जिससे हजारों लोग जुड़ते जाएं और डेली लोगों को पता चलता रहे। तो एक प्रचार प्रसार भी उसमें आसानी से हो जाना था।
तो गांधी जी ने प्लान बनाया और उन्होंने 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? दांडी तक। दांडी, दांडी नमक भी आता है, टाटा नमक भी आता है, तो आप याद रखना दांडी गए थे। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में, नवसारी जिला में। 240 मील की ये यात्रा थी। 1 मील का मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर, तो लगभग ये 400 के आसपास किलोमीटर की लंबी यात्रा। तो शुरू शुरू में पत्रकारों को, कुछ अंग्रेज पत्रकार वगैरह थे, लुई फिशर जैसे, और उन्होंने मजाक उड़ाया कि भाई ये बाबा है वो पैदल चलना शुरू किया है और इतना लंबा चल ही नहीं पाएगा। तो शुरुआत हुई चलने की। अब पैदल चलना कोई कानून तोड़ना नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है पैदल जा रहे हैं। साथ में कितने लोग थे? 7-8, यानी 78 लोग थे। ये संख्या भी आप याद रखना, 78 अनुयायी, एक आगे गांधी जी, कुल 79 लोग हो गए। और इन्होंने चलना शुरू किया। चलते गए, डेली न्यूज़ में आता रहा कि आज गांधी जी यहाँ पहुँचे, आज यहाँ पहुँचे। पूरे भारतीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खबर फैलने लगी कि बाबा जी क्या करने वाले हैं। फिर देखो ये तारीख आप ऐसे याद रहेगी, 1930 की बात है, 12 मार्च, 12 का आधा होता है 6, तो मार्च के बाद में अप्रैल महीना आ गया। तो 6 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पहुँच गए। उनका डेली का फिक्स टारगेट था कि भाई इतना आपने को चलना है, 20-25 मील, और अपन इतने दिन में पहुँच जाएंगे। उनका पूरा प्लान था पहले से, पूरा फिक्स। अब वो वहाँ पहुँचे, दांडी पहुँच के समुद्र के किनारे से थोड़ा सा नमक उठाया और नमक बना लिया। नमक बनाने में क्या है, उसको सुखा लो तो पीछे नमक रह जाएगा। तो कोई बड़ा काम नहीं है ये, परंतु कानून की दृष्टि से ये क्या हो गया, जुर्म हो गया। तो ये गांधी जी ने जैसे ही किया, तो उनके साथ में हजारों नहीं लाखों लोगों ने भारत स्तर पे अपने अपने एरिया में नमक बनाया और नमक कानून का विरोध किया कि भाई इस प्रकार से जो कानून है ये गलत है। तो इस तरह से अब लाखों लोगों को तो जेल में डाल नहीं सकते, तो ये आंदोलन शुरू हो गया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसे नमक आंदोलन भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, वही प्लान था जो असहयोग में था। एक तरफ क्रिएटिव कार्य करना, रचनात्मक कार्य करना, जिसमें स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी संस्थाएं खोलना, और एक तरफ था नकारात्मक या फिर बहिष्कार वाला, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब आदि की दुकानों पर धरना देना, पिकेटिंग करना यानी धरना देना। उसके अलावा जो संस्थाएं हैं उनको छोड़ देना, जो सरकारी संस्थाएं थी उनका भी त्याग पत्र दे देना वहाँ से। तो ये सब घटनाक्रम पुनः घटा तेजी से, और आंदोलन काफ़ी तेजी पकड़ रखी थी। तो इसी दरमियान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बारे में कहा था कि उनका ये जो मार्च था, देखो महीना ही मार्च का था, और मार्च का मतलब होता है पैदल चलना। एनसीसी के कैडेट वो 1-2 लेफ्ट राइट करते हैं ना, मार्च बोलते हैं उसको, मार्च यानी चलना। तो सुभाष चंद्र बोस का ये जो मार्च था, इसकी तुलना उन्होंने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रांस का सम्राट था और उसको एल्बा द्वीप में डाल दिया था। युद्ध में वो हार गया था लिपजिक का, तो एल्बा द्वीप में डाल दिया था। एल्बा से वापस वो भागकर पेरिस पहुंच गया था, पुनः राजा बन गया था। तो उस यात्रा से उन्होंने तुलना की है कि भाई एक प्रकार से एक बड़ी यात्रा थी और बड़ा कार्य था। जिस प्रकार से असहयोग का प्रभाव देखने को मिल रहा था, वैसा ही उत्साह, जोश, जुनून जो है इस आंदोलन में भी देखने को मिला। तो तेजी से आंदोलन चल रहा था, परंतु गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनको नमक कानून का तोड़ा था, तो जुर्म में कुछ सजा होनी थी। धरासना सत्याग्रह, ये क्या था, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो सरोजनी नायडू, ठीक है, इमाम साहब और गांधी जी का बेटा था एक मणिलाल, 4 पुत्र थे गांधी जी के, जिसमें मणिलाल भी था यहाँ साथ में। उन्होंने नमक कारखाना था उस पर धावा बोला और वहाँ सत्याग्रह किया। अंग्रेजी पत्रकार था वेब मिलर, उसने जो है पूरा इसका वर्णन जो है अखबारों में उस समय किया था। पुलिस के क्रूर लाठीचार्ज, पुलिस ने लोगों पे लाठियाँ बरसानी जारी रखी, लोगों को पीटना, जेल में डालना, पर गांधी जी ने कहा कि मार खाते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, मगर अन्याय का विरोध करेंगे। इस प्रकार से हुआ सब कुछ। अब इसी दरमियान जैसे हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करें, उत्तर पश्चिमी जान गए, जैसे भारत का ये हिस्सा आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, यानी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला एरिया। तो खान अब्दुल गफ़ार खान यहाँ पे जो है नेता थे, जिनको सीमांत गांधी, यानी ये सीमांत एरिया, सीमा के एरिया की सीमांत गांधी कहलाते हैं।
सीमांत गांधी, ठीक है, इस एरिया के। तो ये थे यहाँ पे नेता और ये यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का दल बनाया, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहते हैं, यानी लाल रंग का कुर्ता पजामा ये पहनते थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आंदोलन चलता रहा, फिर इसी दरमियान अंग्रेज़ों ने पुनः एक तरफ प्रयास करना शुरू किया कि भाई हम तो वहाँ लंदन में एक सम्मेलन बुला रखा है, गोलमेज, जहाँ वहाँ का प्रधानमंत्री बैठेगा और भारतीय नेताओं को वहाँ जाना है। तो गांधी जी से पूछा कि आपको चलना है क्या? तो गांधी जी ने कहा नहीं भाई, हम तो यहाँ सविनय आंदोलन कर रहे हैं, हम आपके आंदोलन उसका बहिष्कार करते हैं। तो वहाँ एक सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी नहीं गए। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी गए। तो अब क्या हुआ, साल एक बार आंदोलन चला, फिर अंग्रेज़ों को भी लगने लगा कि थोड़ा समझौता कर लिया जाए, और गांधी जी को भी लगने लगा कि ज़्यादा लंबे समय बाद में आंदोलन थोड़ा मंदा पड़ सकता है। तो फिर बातचीत शुरू हुई और गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी लॉर्ड इरविन भारत का वाइसराय और गांधी जी के बीच में। ये दिल्ली में हुआ, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। पैक्ट यानी समझौता। ये हुआ 5 मार्च 1931 को। देखिए, एक साल पहले 12 मार्च को यात्रा शुरू हुई थी, लगभग एक साल बाद समझौता हुआ। तो कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी से कुछ बातें हुई कि भी ठीक है, नमक के ऊपर जो कर ज़्यादा लिया जा रहा है उसको कम कर देंगे, और जिन सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी दरमियान एक बात की आलोचना की जाती है, गांधी जी के आलोचक कहते हैं कि भाई यहाँ उस समय जो भगत सिंह को और फांसी होनी थी उसको लेकर गांधी जी ने कोई बातचीत नहीं की। तो यहाँ अलग अलग विचारधाराएं हैं, मुद्दा अलग चला जाएगा। तो जो है उसको लेकर भी अब अलग अलग तर्क वितर्क है उन सब चीज़ों के। चूँकि गांधी जी अहिंसावादी थे, वो क्रांतिकारी गतिविधियों के पक्षधर नहीं थे, और भी कई कारण थे। जो कुछ भी रहा वो मैटर अलग रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आगे गोलमेज सम्मेलन। फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग ले लिया कि भी ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, बातचीत करेंगे और क्या पता कोई बात बन जाए। तो गए कहाँ थे? लंदन, और जहाज़ का नाम था SS राजपूताना जहाज़। लेकिन सम्मेलन में कोई खास बात हुई नहीं, वार्ता विफल रही। जो भी भारतीय नेता वहाँ गए थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है, ने ये गांधी जी है, उसके अलावा कई देसी राजा है, परंतु आपस में ही वहाँ इन ये एक मत नहीं हो सके। और अंग्रेज़ तो ये चाहते थे कि भाई ये एक मत ना हो सके, और इस प्रकार से सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया गया कि भाई आप लोग पहले आपस में निबट लो, आपस में आप सल्ट लो मामला, तब हम आपको कोई औपनिवेशिक स्वराज दें। आप तो खुद झगड़ रहे हो, आपको क्या हम कुछ अधिकार दें, इस प्रकार से कह के और अंग्रेज़ों ने उस वहाँ से रवाना कर दिया। फिर एक और सम्मेलन बुलाया कि अगली बार और बुलाएंगे। तो कुल तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फिर बात आती है सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट की। ये हुआ 1932 में, 30, 31, 32। मैं सन दोबारा रिवीजन करवा दूंगा आपको। तो 1932 में हुआ पूना पैक्ट। पूना है, पूना में समझौता हुआ महाराष्ट्र में, उसे पूना पैक्ट बोलते हैं। ये गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अंग्रेज ये चाहते थे कि जिस प्रकार से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया है, वैसे ही अनुसूचित जाति जो है उसको पृथक निर्वाचन दे दिया जाए। और भीमराव अंबेडकर इसके पक्षधर थे। उनका मानना था कि भाई चाहे कुछ भी हो, हमें अधिकार जो मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, विकास का, चुनावों का। गांधी जी ने कहा कि ये गलत हो जाएगा, इससे देश के अंदर कई और नए देश पैदा हो जाएंगे। तो कहा कि इससे विकास नहीं होगा दलितों का, बल्कि दलितों को अलग से आरक्षण दे दिया जाए। इस चीज़ को लेकर जो है वो दोनों के बीच में मतभेद रहा। और अंग्रेज जो है ले आए थे सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि अंग्रेज जो है वो पृथक निर्वाचन अनुसूचित जाति के लिए ले आए थे। तो गांधी जी ने जेल में ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने अनशन, आमरण अनशन, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक अन्न नहीं खाना। तो इससे उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई। फिर अंबेडकर पर दबाव पड़ा, फिर वो वहाँ गए, मिले, और उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। और फिर बाबा साहब जो इस बात को मान गए कि ठीक है, पृथक निर्वाचन से देश को नुकसान होता है, तो हमें निर्वाचन के अंदर ही आरक्षण दे दीजिए। तो इस प्रकार का ये मामला हुआ, उसे कहते हैं पूना समझौता, पूना पैक्ट।
ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जेम्स मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड आप आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो नाम याद रख लेना। इसने दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया था, कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने पता चलते ही यरवदा जेल में थे, जेल में ही इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर पूना समझौता हुआ। गांधी जी जो है मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते को करवाया। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में दलितों के पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया गया। क्यों? अंग्रेज क्यों मान गए? क्योंकि दलितों के नेता थे अम्बेडकर। जब अम्बेडकर ने मना कर दिया तो फिर अंग्रेज भी मान गए। परंतु क्या हुआ, प्रांतीय विधानमंडलों में उनकी आरक्षित सीटें जो है वो बढ़ा दी। पहले 71 थी और वो बढ़ाकर 147 कर दी गई कि भाई अगर उनका आरक्षण होगा, प्रतिनिधित्व होगा तो निश्चित रूप से उस जाति का या दलितों का विकास जो है वो होगा, सुनिश्चित होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ पूना पैक्ट। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ती है धीरे धीरे। 32 चला गया, 33 चला गया, 34 चला गया। और भी घटनाएं होती रही। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है, ये सब चीज़ें रही, साथ साथ होती रही। अब इसी बीच जो है वो सुभाष चंद्र बोस बाद में बने थे, नेहरू जी पहले बने थे। फिर क्या हुआ, 1937 में हुए चुनाव। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था जिसके तहत ये हुआ कि भी प्रांतों में यानी स्टेट में चुनाव होंगे विधानमंडलों के। तो कहा ठीक है, चुनाव हुए और जिसमें कुल कितने 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, याद रखना। कांग्रेस पार्टी ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई और बाकी प्रांतों में जो है मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी और एक जगह पंजाब में वो शायद मिक्स बनी थी। तो अब त्यागपत्र, अब क्या हुआ कि ठीक है प्रांतों में कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए, वो शासन चला रहे थे, व्यवस्था संभाल रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे। इसी बीच 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो कि 1945 तक चला। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। तो ब्रिटेन, चूंकि भारत ब्रिटेन का हिस्सा था, तो भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आपने हमसे बिना पूछे युद्ध में कैसे शामिल किया। तो अंग्रेज़ों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने विरोध में त्यागपत्र दे दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए ये इस प्रकार के पद, ये लोग। तो त्यागपत्र दे दिया। तो ये बात है अक्टूबर 1939 की। सितंबर में युद्ध शुरू हो गया था और अक्टूबर में ये त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो 28 महीने के शासन के बाद, ये 28 महीने का शासन रहा था। इधर मुस्लिम लीग खुश हुई। मुस्लिम लीग जो है वो अब लगभग एक तरह से पूरी तरह से एंटी हो गई थी कांग्रेस के और वो अलग देश की मांग की ओर जा रही थी। तो मुस्लिम लीग ने इसका जश्न मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जश्न मनाया, साथ में मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि अंबेडकर का ये मानना था कि भाई कांग्रेस जो पार्टी है वो पूरी तरह से दलितों का जो है पक्ष नहीं रख रही है। तो इस प्रकार से जो है अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने इस दिवस को, मुख्यतः मुस्लिम लीग का अक्सर पूछा जाता है कि भाई मुक्ति दिवस कब था, क्या था। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो त्यागपत्र दिए थे वो था और 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया था, ठीक है, ये आप याद रखना। हो गया, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन आता है। हालांकि एक और था साथ में जो वो भी हम देखेंगे आगे, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो आगे घटना में आ जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उससे पहले की बात करें वो तो 1942 में शुरू हुआ था। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, ये भी आपको याद रखना है। अगस्त का महीना था, आज़ादी वाला महीना, परंतु 1940 की बात थी, आज़ादी से 7 साल पहले। लॉर्ड लिनलिथगो, ये वायसराय था। लिनलिथगो, गो से याद रख लें, गो कि अब जाओ। तो ये प्रस्ताव लेके आया था। इसने ये कहा कि भी भारतीयों का संविधान खुद बनाने के अधिकार को मान्यता मिली, कि भाई भारतीय जो है ना अपना संविधान खुद बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु डोमिनियन स्टेटस ही रहेगा। डोमिनियन का मतलब अंग्रेज ही रहेंगे, अंग्रेज जाएंगे नहीं, अंग्रेज केवल नाम मात्र के लिए बने रहेंगे। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी कतई अलाउ नहीं है। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर आती है स्थिति 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की। 1930 में गांधी जी ने सविनय किया, 1920 में असहयोग किया।
अब गांधी जी 10 साल बाद 1940 में लेके आए व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस बार ये था कि भाई हम मास यानी पब्लिक को लेके हम अलग से सत्याग्रह नहीं करेंगे, आप अपना अपना सत्याग्रही बनो। जैसे मान लो पर्सनल कोई व्यक्ति सत्याग्रही बन गया, उसके जो भी उसको अन्याय दिख रहा है कहीं भी उसका जाके विरोध करो। तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन बने। तो गांधी जी ने तो आइडिया दिया, परंतु सत्याग्रह किया पहले किसने? विनोबा भावे ने। याद रखना, विनोबा भावे, पावनार आश्रम से, पवनार आश्रम से। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ये तीन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े नेता थे। फिर आम पब्लिक इससे जुड़ती गई। तो ये देखो पहले ही विनोबा भावे, याद रखना। इसी में देखो पहले में वी से विनोबा भावे, न से नेहरू, बै से ब्रह्मदत्त, विनोबा। इसी में है वी से विनोबा, नौ से नेहरू, बै से ब्रह्मदत्त। ठीक है। फिर बात आ जाती है क्रिप्स मिशन की। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। अब युद्ध भी चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। अंग्रेज अब पहले हार रहे थे दूसरे विश्व युद्ध में। तो मार्च 1942, याद रखना, मार्च का महीना 1942 शुरुआत में क्रिप्स मिशन आया भारत में। यानी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम से एक व्यक्ति था जो अध्यक्ष था इसका, उसके साथ में एक टीम आई और उन्होंने कहा कि हम देखने आए हैं कि जैसे हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। ठीक है, आप अपना संविधान बना लेना। तो इसमें एक बात ये थी कि हम युद्ध जीत जाएंगे, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आपको जो है ये आज़ादी दे देंगे। तो इसमें यह था कि युद्ध के बाद ये मेन बात थी जो कि जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था कि आपको डोमिनियन स्टेटस का दे देंगे। गांधी जी ने इसे खारिज कर दिया। गांधी जी ने कहा कि देखो अभी तो युद्ध 3 साल तो हो गए, कितने साल और चले, फिर आप जीतोगे कि हारोगे, आप जिंदा रहोगे कि मरोगे, क्या भरोसा। तो कहा कि ये हमें बर्दाश्त नहीं है कि आप बहुत आगे की बात कर रहे हो, हमें तो अभी का अभी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो पोस्ट डेट का चेक है। जैसे चेक होता है ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को या नाम लिख दिया और उसको 1 लाख रुपए का चेक दिया, अब तारीख आगे की लगा दी, जैसे मान लो अभी चल रहा है अप्रैल, उसको दे दिया जून का, जुलाई का। अब वो उसकी किस काम का, जुलाई से पहले वो पैसे तो ले नहीं सकता। तो कहा कि ये तो आगे की तिथि का चेक है, ये जो किसी काम का नहीं है, दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। तो इसमें गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और नेहरू जी ने इसमें यह शब्द जोड़ा कि एक ऐसी बैंक का चेक है जो खुद दिवालिया होने वाली है, खुद हार रहा है युद्ध में, कोई अता पता नहीं है खुद का, और आगे का कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे। तो इस प्रकार से गांधी और नेहरू का ये कथन आप याद रखना। अब गांधी जी आ गए पूरी तरह से जोश में कि भाई अब तो आंदोलन शुरू करेंगे ही करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की अब चलाने वाले हैं। मुस्लिम लीग ने कहा बांटो और भागो, बांटो और भागो, और कांग्रेस पार्टी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो क्रिप्स मिशन की विफलता हो गई। उधर जापान के आक्रमण का भी खतरा था, जापान जर्मनी एक हो रखे थे। तो ऐसे करके एक माहौल बना कि अब जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, याद रखना, कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, कांग्रेस का सम्मेलन नहीं हुआ था वार्षिक, क्योंकि युद्ध चल रहा था, आपातकाल लगा हुआ था। तो कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया वर्धा में, और 8 अगस्त, ये तारीख भी आपको याद रखनी है, 1942 को बम्बई में गवालिया टैंक मैदान में आंदोलन शुरू हो गया। गवालिया टैंक मैदान है, नेता इकट्ठे हुए, लोगों को इकट्ठा किया, भाषण देना शुरू किया और आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने नारा दिया कि या तो देश की आज़ादी के लिए कुछ करो और नहीं तो इस प्रयास में अपनी जान दे दो भले। तो नारा दिया करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, तो ये गांधी जी ने नारा दे दिया। तो इस प्रकार से आंदोलन शुरू हो गया। अब अंग्रेज इस समय क्या है कि बड़े सेंसिटिव मामले में थे कि भाई युद्ध चल रहा है और किसी प्रकार की लापरवाही काम की नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जी फिर आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो कहा कि तुरंत इन नेताओं को गिरफ्तार कर लो। तो शाम को ये भाषण चल रहा था और रात में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सुबह 9 तारीख को तो अगले दिन सबको जेल में डाल दिया और लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि किसको कहाँ किस जेल में रखा है। सबको अलग अलग जेल में डाला। तो 8 अगस्त को तो ये हुआ और 9 को सुबह सबको जेल में डाल दिया। तो इस घटना को कहा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर।
आवर यानी घंटा, जीरो यानी बिल्कुल भी नहीं, कि मतलब फटाफट तुरंत। तो इस प्रकार से 9 अगस्त को सुबह सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को कहाँ रखा गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गांधी जी को आगा खां, सबसे आगे आगे कौन थे, गांधी जी, तो याद रख लेना ट्रिक से, आगा खां जेल पैलेस, महल था ये पैलेस पुणे, उसमें रखा गया। भाई महल भी जेल कैसे बन जाती है, जब महल में और कोई नहीं हो और आपको बाहर निकलने पर जब मान लीजिए मनाही हो, तो फिर वो जेल ही बन गई। भूमिगत गतिविधियां, अब कुछ ऐसे नेता थे जो उस समय पकड़े नहीं गए थे, तो उन्होंने उस आंदोलन को अंडरग्राउंड होके, अंडरग्राउंड का मतलब सामने नहीं आके पब्लिकली भेष बदल कर या गुपचुप तरीके से चलाया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि बड़े नेताओं के जाने के बाद में अब जो रह गए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली महिला थी ये, इन्होंने नेतृत्व किया, इनका प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही उषा मेहता, ये भी नेत्री थी और रेडियो का चलाया, रेडियो के माध्यम से ये स्पीच देते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, और पता नहीं चल पाता था अंग्रेज़ों को कि कहाँ से ये हो रहा है। वो अलग अलग स्टेशन जाके वहाँ से स्पीच देके फिर वो दूसरी जगह से ऐसे कुछ। तो अब है समानांतर सरकारें। अब एक तरफ ये आंदोलन चल रहा था, कोई नेता नहीं था, अब लोग, ये नेता थे अंडरग्राउंड थे, बाकी नेता जेल में थे। अब लोगों ने अपने हिसाब से आंदोलन को लिया, जैसे मन में आया उस हिसाब से उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। पर यह क्लियर हो गया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, भारत छोड़ो भारत छोड़ो, सब जगह यही चल रहा था। कुछ इलाकों में ये हुआ कि कई नेताओं ने अंग्रेज़ों को वहाँ उखाड़ फेंका। वो छोटे इलाके थे, मतलब छोटा गाँव या शहर या कोई पंचायत, तो वहाँ से अंग्रेजी शासन को उखाड़ दिया और अपना शासन चला लिया, अपना शासन लगा दिया। उसे बोलते हैं समानांतर, पैरेलल सरकार। ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका कुछ समय के लिए, कई महीनों सालों तक वो सरकार वहाँ नहीं बनी। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ, समानांतर सरकार कहाँ बनी, तो बलिया। बलिया से आप इसे याद रख लेना, जैसे बल्लेबाजी करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप गेंदबाजी या बल्लेबाजी क्या पसंद करते हो, तो सबसे पहले बल्लेबाजी, यानी हर कोई व्यक्ति बैट पकड़ना चाहता है सबसे पहले, तो शॉट लगाना चाहता है, तो आप याद रख लेना सबसे पहले बल्लेबाजी यानी बल्लिया, ठीक है। चित्त लगा के, बल्लेबाजी हम चित्त लगा के खेलते हैं, मन लगा के। तो चित्तू पांडे, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली सरकार, खुद की समानांतर सरकार यूपी में बलिया में बनी, ठीक है। तो पहली बार बल्लेबाजी। तामलुक, तामलुक में आप ट्रिक याद रखें, ताजा, ताजा, ता और जा, जातीय सरकार, जातीय सरकार बनी। जिसे विद्युत वाहिनी सशस्त्र सेना थी उसने बनाई, तो ताज़ा ताज़ा विद्युत, विद्युत का ताज़ा ताज़ा झटका लगता ना, तो विद्युत। तो ये बंगाल में तामलुक में बनी। सतारा में भी बनी, महाराष्ट्र में, जहाँ प्रति सरकार कहते हैं उसको, एंटी प्रति सरकार, तो तारा सतारा, तो प्रति सरकार, तो वाई वी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। भाई तारा है, सतारा है, जो लंबे समय तक चलता रहता है, टिमटिमाता रहता है, तो ऐसे आप याद रखना। पहली सरकार बलिया, लंबे समय चली सतारा, तीना बलिया, तामलुक, सतारा। बतासा, बतासा भी ट्रिक याद रख सकते हो, बलिया, तामलुक, सतारा। बतासे, बतासे होते हैं ना, पतासे खाते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रखना। अब कुछ और देखते हैं, कालानुक्रम का लेके प्रश्न आता है, जैसे आरपीएस में पूछ ले कि जैसे मान लो अगस्त प्रस्ताव, क्रम से जचाना, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव जैसे हमने देखा कि 1940 में लिन लिथ गो ने दिया था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 में था, वो अगस्त प्रस्ताव के बाद था, ठीक है, विनोबा भावे और फिर नेहरू और ब्रह्मदत्त। उसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च में। भारत छोड़ो भी 42 में था, पर ये अगस्त में था। तो घटनाओं को क्रम से जचाने का प्रश्न भी आपके आ सकता है। जैसे थोड़ा अब यहाँ पे क्या है, 4 घटनाएं आ गई। ऐसे ही अधिवेशन का भी, अध्यक्ष का भी पूछ लिया जाता है। जैसे नागपुर का अधिवेशन हुआ था असहयोग आंदोलन के समय, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, काला नाग। एक तो कलकत्ता में हुआ, फिर नागपुर में हुआ। तो काला में लाला काला, लाला लाजपत राय थे। नागपुर पाले में विजय हुई थी, तो विजय राघवाचारी थे, आपको याद होगा। ऐसे गांधी जी एकमात्र पहली बार अध्यक्ष और लास्ट बार अध्यक्ष कब बने, कांग्रेस का बेलगांव का सम्मेलन हुआ था
उस एक में ही गांधी जी केवल अध्यक्ष बने, बाकी में नहीं बने। 1929 में लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सबसे युवा अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक है, रावी नदी के किनारे। 1931 का भी इम्पोर्टेंट है, कराची में हुआ, सरदार पटेल अध्यक्ष थे और मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये आपको कंठस्थ रखने चाहिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे ऐसे। अब है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे, हमने चर्चा की, पहला, दूसरा, तीसरा। 1930, 1931, 1932। तो इजीली याद रह जाएगा 30, 31, 32। ये नवंबर 30 से जनवरी 31, यानी लास्ट साल के 2 महीने। ये सितंबर से दिसंबर 31, तो ये लगभग 1 साल बाद 30, 31, और ये भी नवंबर दिसंबर, यानी लास्ट वाले महीने हैं सर्दियों के 32। तो 1-1 साल के अंतर से हो रहे हैं। कहाँ हुए? लंदन में। क्लियर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी 2 अक्षर है ना, तो गांधी जी ने दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की हाँ भरी थी, क्योंकि पहले वाले समय वो आंदोलन चला रहे थे नमक कानून वाला, दूसरे में वो चले गए थे, फिर वापस आए, उन्होंने वापस सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया था 1932 में, परंतु फिर कोई ज़्यादा उत्साह बना नहीं लोगों का और लंबे समय तक चलता रहा। 1934 में फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सविनय अवज्ञा 1930 से 32 चला पहले, फिर 32 से 34 चला। अब पहले में किसने भाग लिया? कांग्रेस पार्टी ने तो बहिष्कार किया, दूसरे में भाग लिया, तीसरे का बहिष्कार किया। दूसरे लोगों की बात करें, मुस्लिम लीग गई थी पहले में, दूसरे में भी गई थी, तीसरे में गई थी, बाबा साहब अम्बेडकर तीनों में गए थे, देशी रियासतों ने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भी भाग लिया। दूसरे में गांधी इरविन समझौते के बाद यह आयोजित हुआ, गांधी जी ने भाग लिया, फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला नहीं, उसको लेकर गतिरोध हुआ, सम्मेलन विफल रहा। तीसरे में जो है एक श्वेत पत्र जारी हुआ, जो आगे चलकर भारत सरकार ने 1935 का बना, तो एक श्वेत पत्र जारी हुआ था आधार बना। डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, अम्बेडकर और सप्रू। इस सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। अब आपको और बता देते हैं कि स्कूल व्याख्याता के लिए मैनेजमेंट की पुस्तक आ रखी है, जिसमें डिटेल और ऑब्जेक्टिव PYQ तीनों चीज़ें हैं। मात्र 120 पेज के आसपास की किताब है, आप आराम से 10 दिन में पढ़ सकते हो। PYQ की लगभग 220 पेज की किताब है। अब तक आए हुए 20 पेपर व्याख्या सहित, प्रतिदिन एक पेपर पढ़ो तो 20 दिन में पढ़ सकते हो। बहुत शानदार व्याख्या है। ऐसे सेकेंड ग्रेड के लिए GK के लिए 21 पेपर PYQ और सामाजिक के लिए 13 पेपर सॉलिड पेपर PYQ। ऐसे एप्लीकेशन है यस गुरु, बुक का ऑर्डर आप वहाँ से भी दे सकते हो। एक करंट अफेयर की बुक और आ रही है राजस्थान करंट की, जिसका नाम है सूजस सार, तो वो भी आपको जनवरी से लेके मई तक आने वाली है, अलग से वीडियो में बता दूंगा। पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियोज, ये एप्लीकेशन है, इसको भी आप यस गुरु नाम से, तो इसको भी आप जो है डाउनलोड करने ला, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। तो ये अपने 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री के। एक तो राष्ट्रवाद का विकास 1858 से 1919, फिर 1919 से 1942। अगली जो क्लास होगी उसमें हम इसी क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 40। धन्यवाद।